everyone, welcome to NCERT History and Social Science. Today we will discuss class 9th History, chapter 3rd, The Rise of Nazism and हिटलर। आज के इस वीडियो में हम क्लास 9 के थर्ड चैप्टर नाजीवाद एवं हिटलर के उदय के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये वर्ल्ड हिस्ट्री को जानने समझने के लिए। हिटलर और नाजीवाद ने वर्ल्ड को एक बहुत लंबे समय तक प्रभावित किया है, उनकी विचारधारा और उसके कार्यों ने। तो डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में हिटलर और नाजीवाद को। उससे पहले डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सबसे पहले ये जो पिक्चर आपको सामने दिखाई दे रहा है यहाँ पर हिटलर का है। इसको पहचानना, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। हिटलर कैसा दिखता था, तो यहाँ पिक्चर में आप हिटलर को देख सकते हैं और इसके साथ ही यहाँ पर आपको हिटलर की पार्टी, नाजी पार्टी का जो प्रतीक चिन्ह था स्वास्तिक, उसको भी आप यहाँ देख सकते हैं। तो ये दोनों ही आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी था। इसके बाद अब हम शुरू करते हैं आज के इस चैप्टर को। चैप्टर की शुरुआत जो होती है वो हिटलर की सेकंड वर्ल्ड वॉर में हार के साथ शुरू होती है। द्वितीय विश्व युद्ध में हिटलर जो है और नाजी जर्मनी जो सेना है वो हार गई थी। इन मई 1945 जर्मनी सरेंडर टू द अलायंस। जर्मनी ने मित्र देशों के सामने जो है अपने आप को सरेंडर कर दिया था, आत्मसमर्पण कर दिया था जर्मनी की सेनाओं ने मई 1945 में। अब अलाइज कौन है, मित्र देश कौन से थे? तो द्वितीय विश्व युद्ध में the Allied powers were initially led by the UK and France. In 1941, they were joined by the USSR and the USA. तो मित्र देश में इंग्लैंड और फ्रांस जो है प्रारंभ में ये दोनों देश थे, लेकिन इसके बाद 1941 में अमेरिका और जो यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, जो रशिया था, वो भी इसी अलाइड का पार्ट बन गया। और ये जिनके अगेंस्ट लड़ाई लड़ रहे थे उन्हें एक्सिस पावर कहा जाता है, जिसमें जर्मनी शामिल था और इसके साथ ही इटली और जापान जो है, इन सबको धुरी राष्ट्र या एक्सिस पावर कहा जाता है। तो देयर वर टू पार्ट्स, अलाइज मित्र देश जिसमें इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका और यूएसएसआर था, जबकि धुरी राष्ट्र एक्सिस पावर्स में जर्मनी, इटली और जापान थे। हिटलर and his propaganda minister Goebbels and his entire family committed suicide collectively in his Berlin bunker in April। और इस सरेंडर से पहले ही अप्रैल में ही हिटलर ने अपने प्रोपेगेंडा मिनिस्टर, प्रचार मंत्री, संचार मंत्री जो थे गोबेल्स के साथ अपने परिवार सहित जो है एक बंकर में सुसाइड, आत्महत्या कर ली थी। At the end of the war, an international military tribunal at Nuremberg was set up to prosecute Nazi war criminals for crimes against peace, for war crimes and crimes against humanity। इस युद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, विश्व के विभिन्न देशों ने मिलकर एक अंतर्राष्ट्रीय मिलिट्री ट्रिब्यूनल या सैनिक न्यायालय की स्थापना की थी, जिसका नाम था न्यूरेमबर्ग। और इस न्यूरेमबर्ग के मिलिट्री ट्रिब्यूनल में नाजी जो युद्ध अपराधी थे उनको मानवता के अगेंस्ट, युद्ध अपराधों के अगेंस्ट उनके ऊपर केस चलाया गया और उनको सजा दी गई। तो इस युद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, न्यूरेमबर्ग मिलिट्री ट्रिब्यूनल की स्थापना नाजी अपराधियों को सजा देने के लिए की गई थी। ठीक है, अब नाजी अपराधियों को सजा किस बात पर क्यों दी गई? क्योंकि नाजियों ने जो है एक जीनोसाइड किया था। जीनोसाइड यानी नरसंहार, जीनोसाइडल किलिंग ऑन लार्ज स्केल लीडिंग टू डिस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज सेक्शन ऑफ पीपल। एक बहुत बड़ी संख्या में लोगों को मारना, जिससे बहुत अधिक संख्या में लोगों की संख्या कम हो जाती है, उसे जीनोसाइड या नरसंहार कहा जाता है। तो नाजियों द्वारा इस तरह का नरसंहार द्वितीय विश्व युद्ध या उससे पहले जर्मनी और आसपास के देशों में किया गया था और उसी के लिए ये न्यूरेमबर्ग जो वॉर ट्रिब्यूनल था, मिलिट्री ट्रिब्यूनल था, उसमें उनको सजा दी गई। अंडर द शेडो ऑफ द सेकंड वर्ल्ड वॉर, जर्मनी हैड वेज्ड अ जीनोसाइडल वॉर व्हिच रिजल्टेड इन द मास मर्डर ऑफ सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ इनोसेंट सिविलियन ऑफ यूरोप। जर्मनी और इस द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने एक बहुत बड़े नरसंहार को जो है किया था, जिसमें यूरोप की बहुत सारे देशों के हजारों लाखों लोग इसमें मारे गए थे। द नंबर ऑफ पीपल किल्ड इंक्लूडेड 6 मिलियन जीव्स। इन नाजियों द्वारा या जर्मनी की सेना द्वारा, हिटलर द्वारा 6 मिलियन ज्यूज यानी 60 लाख यहूदियों की हत्या की गई। 2 लाख जिप्सीज उनके द्वारा नरसंहार में मारे गए। 1 मिलियन पोलिश सिविलियंस, 10 लाख के अधिक पोलैंड के निवासियों की हत्या की गई। 70,000 जर्मन्स हु वर कंसिडर्ड मेंटली एंड फिजिकली डिसेबल्ड बिसाइड इन्यूमरेबल पॉलिटिकल ओपोनेंट्स। और इसके अलावा जो है 70,000 से अधिक जर्मनी के उन नागरिकों को हिटलर और नाजी सेना द्वारा मार दिया गया जिन्हें वो डिसेबल्ड मानते थे, जिन्हें वो
किसी काम के योग्य नहीं मानते थे। और इसके अलावा बहुत सारे जो हिटलर के राजनीतिक प्रतिद्वंदी थे, ओपोनेंट्स थे, उनकी भी हत्या की गई। तो इन सारी हत्याओं के लिए, इन सारे लाखों लोगों की हत्याओं के लिए हिटलर की नाजी सेना पर इस न्यूरेमबर्ग के वॉर ट्रिब्यूनल में केस चलाया गया मानवता के अगेंस्ट में। नाजी डिवाइज्ड एन अनप्रेसिडेंटेड मीन्स ऑफ किलिंग। नाजियों द्वारा लोगों को मारने के लिए एक नवीन तकनीक का जो है विकास किया गया, दैट इज बाय गैसिंग देम इन वेरियस किलिंग सेंटर्स लाइक ऑस्टविच। उन लोगों को विभिन्न प्रकार की गैस चैम्बर्स में विषैली गैस जो है छोड़कर मार देने की एक नई तकनीक उनके द्वारा विकसित की गई थी, जिन्हें गैस चैम्बर किलिंग कहा जाता है। और ऑशविच नाम का जो है ऐसा ही एक गैस चैम्बर जो था जहाँ पर हज़ारों लोगों को मारा गया था। ठीक है, तो ये नाजी जिनोसाइड था। लेकिन इस द्वितीय विश्व युद्ध में जो नाजियों की इस तरह के जो अपराध या ये सब जो कुछ हिटलर और उसकी विचारधारा द्वारा किया गया था, उसको समझने के लिए हमें जर्मनी का इतिहास और हिटलर के विकास को देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले जर्मनी के इस संक्षिप्त इतिहास को हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से समझने की कोशिश करेंगे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ऐसा क्या हुआ कि जर्मनी में नाजीवाद और हिटलर का उदय हुआ। तो नेक्स्ट टॉपिक इज फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड जर्मनी। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध और जर्मनी की स्थिति। जर्मनी फॉट द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अलोंगसाइड द ऑस्ट्रियन एम्पायर एंड अगेंस्ट द अलाइज। जर्मनी ने प्रथम विश्व युद्ध में ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर मित्र देशों के अगेंस्ट युद्ध किया था। और मित्र देश में भी उस समय इंग्लैंड, फ्रांस और रशिया जो थे वो देश थे। जर्मनी मेड इनिशियल गेन्स बाय ऑक्यूपाइंग फ्रांस एंड बेल्जियम। जर्मनी ने शुरू में फ्रांस और बेल्जियम के बहुत सारे क्षेत्र को जीत लिया था प्रथम विश्व युद्ध में। स्ट्रेंथन्ड बाय द यूएस एंट्री इन 1917 वॉन डिफीटिंग जर्मनी एंड द सेंट्रल पावर्स इन नवंबर 1918। जो अलाइड कंट्रीज थे वो अमेरिका की एंट्री के बाद उनकी शक्ति बढ़ी और उन्होंने इस द्वितीय विश्व युद्ध को जीत लिया, जर्मनी को हरा दिया। और जो है सारे सेंट्रल पावर जितने भी थे वो नवंबर 1918 तक हार गए, जिनमें जर्मनी भी शामिल था। ठीक है, इस युद्ध की हार के बाद जर्मनी में एक नवीन तरह की गणतंत्र की स्थापना होती है जिसे वाइमर रिपब्लिक कहा जाता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद Weimar Republic was established in Germany. The defeat of Imperial Germany and the abdication of the emperor gave an opportunity to parliamentary parties to recast German polity. प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की हार के साथ ही वहाँ पर जो सम्राटों का शासन था वो समाप्त हो जाता है और उसकी समाप्ति से ही वहाँ के जो विभिन्न राजनीतिक पार्टियाँ थी उन्हें जर्मनी में अपना भविष्य दिखाई देता है, अपने विकास के अवसर दिखाई देते हैं। ए नेशनल असेंबली मेट एट वीमर एंड एस्टेब्लिश अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन विद फेडरल स्ट्रक्चर। और इस युद्ध के बाद जर्मनी की जो राष्ट्रीय सभा है उसकी एक मीटिंग वेमार में होती है और वहाँ पर जर्मनी को एक लोकतंत्रात्मक संविधान के साथ साथ एक संघीय गणराज्य, एक फेडरल कंट्री के रूप में घोषित किया जाता है। डेपुटीज वर नो इलेक्टेड टू द जर्मन पार्लियामेंट। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव जो हैं अब जर्मन पार्लियामेंट में इलेक्ट किए जाएंगे और जर्मन पार्लियामेंट का नाम था रिचस्टेग। ठीक है, ये आपको याद रखना, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जर्मन पार्लियामेंट को उस समय रिचस्टेग कहा जाता था। ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल एंड यूनिवर्सल वोट्स कास्ट बाय ऑल एडल्ट्स इंक्लूडिंग वुमेन। और इस रिचस्टेग के मेंबर के लिए जर्मनी के सभी नागरिक, चाहे वो महिला हो या पुरुष, उन सभी को जो कि एडल्ट होते थे, वयस्क होते थे, उन्हें मत देने का अधिकार दिया गया था। और इस तरह से वाइमर रिपब्लिक ने जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी पर अपनी सरकार बना ली। ठीक है, अब जर्मनी पर इस प्रथम विश्व युद्ध का क्या प्रभाव पड़ा? इफेक्ट्स ऑफ द वॉर एंड ट्रीटी ऑफ वर्सलीज। जर्मनी लॉस्ट इट्स ओवरसीज कॉलोनीज, अ टेंथ ऑफ इट्स पॉपुलेशन, 13% ऑफ इट्स टेरिटरीज, 75% ऑफ इट्स आयरन एंड 26% ऑफ इट्स कोल टू फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क एंड लिथुआनिया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी के साथ जो संधि की गई थी उस संधि का नाम था ट्रीटी ऑफ वर्सलीज। इस संधि के द्वारा जर्मनी का बहुत बड़ा भाग, बहुत बड़ा क्षेत्र और बहुत सारे जो उसके रिसोर्सेज थे उनको विजेता देशों ने हथिया लिया। अब क्या क्या उससे लिया गया? तो जर्मनी की जितनी भी ओवरसीज कॉलोनी थी वो सब उससे छीन ली गई। अ टेंथ ऑफ इट्स पॉपुलेशन, इसकी 10% जनसंख्या जो है अन्य देशों द्वारा अधिकार में ले ली गई। 13% ऑफ इट्स टेरिटरीज, इस देश का 13% क्षेत्र जो है वो भी ले लिया गया। 75% ऑफ इट्स आयरन, इसके 75% लोह अयस्क के जो क्षेत्र थे और
26%, 26% कोयले के जो क्षेत्र थे वो फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क और लिथुआनिया ने इससे ले लिए। द अलाइड पावर डीमिलिटराइज जर्मनी टू वीकन इट्स पावर। और युद्ध के बाद जर्मनी को डीमिलिटराइज कर दिया गया, जर्मनी की सेना को समाप्त कर दिया गया ताकि इसे कमजोर किया जा सके। द वॉर गिल्ड क्लॉज held Germany responsible for the war and damages the allied countries suffered। और इस संधि का एक क्लोज था जिसे वॉर गिल्ड क्लोज कहा जाता है, और उसमें इस पूरे युद्ध के लिए, इस प्रथम विश्व युद्ध के लिए जर्मनी को जिम्मेदार ठहराया जाता है, और वो सारा नुकसान जो मित्र देशों में हुआ था उसके लिए भी जर्मनी को जिम्मेदार माना जाता है। जर्मनी वॉज फोर्स्ड टू पे कंपेंसेशन अमाउंटिंग टू 6 बिलियन पाउंड। और इस पूरे नुकसान की भरपाई का मुआवजा जो है जर्मनी से वसूला जाना निश्चित किया जाता है, और उसके लिए उसे 6 बिलियन पाउंड का जो है कंपेंसेशन फिक्स किया जाता है। द अलाइड आर्मीज ऑल्सो ऑक्यूपाइड द रिसोर्स रिच राइनलैंड फॉर मच ऑफ द 1920s। और 1920 के दशक के बहुत लंबे समय तक ये जो मित्र देश थे उन्होंने जर्मनी का सबसे रिसोर्स वाला, संसाधनों से परिपूर्ण एरिया जहाँ था, उसका नाम राइनलैंड था, उस पर भी कब्जा कर लिया और वहाँ के रिसोर्सेज का यूज़ वो करने लगे। यानी इंग्लैंड और फ्रांस उस राइनलैंड पर अधिकार करके वहाँ से रिसोर्स निकालने लगे। मैनी जर्मन्स हेल्ड द न्यू वीमर रिपब्लिक रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉट ओनली द डिफीट इन द वॉर बट द डिसग्रेस एट वर्सलीज। बहुत सारे जर्मन लोग जो हैं इस युद्ध में हार और इस वर्सलीज की अपमानजनक संधि के लिए जो है इस वेमर रिपब्लिक को जिम्मेदार मानते थे। उनके अनुसार युद्ध में हार भी इस वेमर रिपब्लिक की वजह से हुई, और ये जो अपमानजनक संधि है ये भी इसी वेमर रिपब्लिक ने एक्सेप्ट की थी। तो वो वेमर रिपब्लिक को जो है बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। The war had a devastating impact on the entire continent both psychologically and financially। इस विश्व युद्ध ने पूरे यूरोप महाद्वीप पर मनोवैज्ञानिक और आर्थिक दोनों ही तरह के प्रभाव डाले। फ्रॉम ए कॉन्टिनेंट ऑफ क्रेडिटर्स यूरोप टर्न इनटू वन ऑफ डेप्टर्स। यूरोप का महाद्वीप जो अभी तक लोन प्रोवाइड करने वाले देशों के रूप में था, वो महाद्वीप और उसके अधिकांश देश अब जो है कर्ज के तले दब गए। द वाइमर रिपब्लिक वॉज बीइंग मेड टू पे फॉर द सिंस ऑफ द ओल्ड एम्पायर। और इसी वजह से इस सारे नुकसान की भरपाई का खर्चा या मुआवजा जो है वेमर रिपब्लिक से वसूला जाना निश्चित किया गया। यानी जितना भी यूरोप में नुकसान हुआ उस सब नुकसान के लिए जर्मनी को जिम्मेदार मानते हुए वेमर रिपब्लिक को उसकी भरपाई करने के लिए कहा गया। द रिपब्लिक कैरिड द बर्डन ऑफ वॉर गिल्ट एंड नेशनल ह्यूमिलिएशन एंड वॉज फाइनेंशियली क्रिपल्ड बाय बीइंग फोर्स्ड टू पे कंपेंसेशन। ये जो नया नया वेमर रिपब्लिक बना था इसको युद्ध का अपराध का दोषी भी माना गया, साथ ही साथ राष्ट्रीय अपमान को भी सहना पड़ा, और इसके साथ ही साथ बहुत सारी आर्थिक परेशानियों से भी गुजरना पड़ा, क्योंकि बहुत अधिक जो है मुआवजा इस युद्ध का इस वेमर रिपब्लिक से वसूला गया। तो वेमर रिपब्लिक को मतलब अपमान और शर्म के साथ साथ ही उसको अपने काम करने के लिए फाइनेंशियल आर्थिक जो है स्थिति भी उसकी अच्छी नहीं थी। दोज हु सपोर्टेड द वीमर रिपब्लिक मेनली सोशलिस्ट, कैथोलिक्स एंड डेमोक्रेट्स बिकम इजी टारगेट्स ऑफ अटैक इन द कंजर्वेटिव नेशनलिस्ट सर्कल्स। और जो लोग भी इस वीमर रिपब्लिक को सपोर्ट करते थे, सपोर्टर कौन कौन थे? सोशलिस्ट थे, कैथोलिक्स थे और डेमोक्रेट्स थे। इन सभी लोगों को बाकी की जो जर्मन पब्लिक थी वो उन्हें टारगेट करती थी, उन पर निशाना साधती थी। ठीक है, मतलब वो इन डेमोक्रेट्स को, कैथोलिक्स को, सोशलिस्ट को और वीमर रिपब्लिक को पसंद नहीं करते। दे वर मॉकिंगली कॉल्ड द नवंबर क्रिमिनल्स। और इन सभी लोगों को नवंबर क्रिमिनल्स कहा जाता है। नवंबर क्रिमिनल्स का मतलब जब वर्सलीज की ट्रीटी को एक्सेप्ट किया गया और जर्मनी के ऊपर इतना अधिक कंपेंसेशन लादा गया, तो इन सभी को जो है सोशलिस्ट, कैथोलिक्स, डेमोक्रेट्स और वेमर रिपब्लिक को नवंबर क्रिमिनल्स के नाम से जर्मनी के बाकी लोग बुलाते थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि इसके बाद, इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, इस वर्सलीज की ट्रीटी के बाद इस जर्मनी की इकोनॉमिक कंडीशन किस प्रकार की रही और वहाँ राजनीति किस तरह से आगे बढ़ती है। सोवियत ऑफ वर्कर्स एंड सेलर्स वर एस्टेब्लिश इन मेन सिटीज़। युद्ध के बाद जैसा कि 1917 में रशियन रिवॉल्यूशन होती है, उसके बाद जो है
सोशलिस्ट आइडियोलॉजी जो है वर्ल्ड में फैलने लगती है, तो यूरोप में भी और जर्मनी में भी शहरों में इस तरह की संस्थाएं जो है एस्टेब्लिश होने लगती है। द पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर इन बर्लिन वॉज चार्ज विद डिमांड्स ऑफ सोवियत स्टाइल गवर्नेंस। और बर्लिन शहर में बहुत सारे लोग जो हैं वो सोवियत तरीके की सरकार को जर्मनी में भी चाहने लगे, जहाँ पर जार को जैसे रूस में हटाकर वहाँ पर लेनिन की सरकार बनी थी, सेम उसी तरह की सरकार को जो है यहाँ पर जर्मनी में भी लोग चाहने लगे थे। दोज ओपोज टू दिस सच इज द सोशलिस्ट, डेमोक्रेट एंड कैथोलिक्स मेट इन विमर टू गिव शेप टू द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। और इस सोवियत तरीके की सरकार के जो विरोधी थे, सोशलिस्ट, डेमोक्रेट्स और कैथोलिक्स, उन लोगों ने वीमार में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की स्थापना की। द वीमार रिपब्लिक ट्रस्ट द अपराइजिंग विद द हेल्प ऑफ वॉर वेटरन्स ऑर्गेनाइज्ड कॉल्ड फ्री क्रॉप्स। वीमार रिपब्लिक ने इन सारे विरोधियों को जो है स्वयं सेवकों की एक सेना थी जो जर्मनी में थी, जिसका नाम था फ्री कॉर्प्स। ठीक है, युद्ध के बाद जर्मनी की सेना को समाप्त किया गया था, लेकिन जो पुराने सैनिक थे उनको फ्री कॉर्प्स कहा जाता था, और उनकी सहायता से जितने भी वेमार रिपब्लिक के विरोधी थे उन सबको एक तरह से दबा दिया गया। बोथ रिवोल्यूशनरीज एंड मिलिटेंट नेशनलिस्ट क्रेव्ड फॉर रेडिकल सॉल्यूशन। और ऐसी परिस्थितियों में जितने भी इस जर्मनी के क्रांतिकारी थे और मिलिटेंट नेशनलिस्ट थे, ठीक है, जो तुरंत परिवर्तन चाहने वाले लोग थे, वो अब कोई रेडिकल सॉल्यूशन चाहते थे, क्रांतिकारी परिवर्तन जर्मनी में चाह रहे थे। पॉलिटिकल रेडिकलाइजेशन वाज ओनली हाइटेंड बाय द इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ 1923। और ये जो राजनीतिक रेडिकलिज्म था वो 1923 के इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद और बढ़ने लगा। यानी 1923 के बाद जर्मनी की आर्थिक स्थिति और खराब हो गई। कैसे हुई? जर्मनी हैड फाउट द वॉर लार्जली ऑन लोन्स एंड हैड टू पे वॉर रिपेरेशंस इन गोल्ड। जर्मनी ने प्रथम विश्व युद्ध में ज़्यादातर जो युद्ध लड़ा था वो लोन ले लेकर लड़ा था, और इस लोन को अब युद्ध के बाद उसे चुकाना था, जो कि गोल्ड में चुकाना था। दिस डिप्लीटेड गोल्ड रिजर्व्स एट अ टाइम रिसोर्सेज वर स्केर्स। और इसकी वजह से जर्मनी में सोने के भंडार कम हो गए, और ये वही समय था जब पहले से ही देश में रिसोर्सेज की कमी थी, तब देश का स्वर्ण भंडार भी जो है वो लोन चुकाने में चला गया। इन 1923 जर्मनी रिफ्यूज टू पे एंड द फ्रेंच ऑक्यूपाइड इट्स लीडिंग इंडस्ट्रियल एरिया रूर टू क्लेम देयर कोल। 1923 में जर्मनी की स्थिति ऐसी हो गई कि उसने वो जो कंपेंसेशन उस पर लादा गया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ट्रीटी ऑफ वर्सली से, उसको पे करने से मना कर दिया। तो उसके मना करने पर फ्रांस ने जर्मनी का जो सबसे प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र था रूर, उस पर अधिकार कर लिया। तो ये रूर का औद्योगिक क्षेत्र और कोयला जो उत्पादक क्षेत्र था वो भी जर्मनी के हाथ से निकल गया। तो कंडीशन इसकी और ख़राब हो गई। और इसके बाद आगे देखते हैं, विद टू मच प्रिंटेड मनी इन सर्कुलेशन द वैल्यू ऑफ द जर्मन मार्क फेल। इसके बाद सरकार ने, गोल्ड जो है पहले से ही कम था, तो सरकार ने प्रिंटेड मनी को बाजार में सर्कुलेट किया, लेकिन प्रिंटेड मनी को इतना ज़्यादा सर्कुलेशन में निकाल दिया गया, इतने ज़्यादा प्रिंटेड मनी निकाल दी गई, बाजार में आ गई, कि जिसकी वजह से जर्मन करेंसी, जिसका नाम है, जर्मन करेंसी को कहा जाता है मार्क। तो ये जो मार्क करेंसी है वो, उसकी वैल्यू है बहुत कम रह गई, वो डीवैल्यूड हो गई। इन अप्रैल द US डॉलर वॉज इक्वल टू 24,000 मार्क्स। और इस जर्मन करेंसी, पेपर करेंसी की वैल्यू कितनी डाउन हो गई, अगर उसको हम देखें तो यहाँ बहुत अच्छे समझ सकते हैं कि अप्रैल में ये एक US डॉलर इक्वल्स टू 24,000 मार्क्स हो गया, जुलाई में 3,53,000 मार्क हो गया, और अगस्त आते आते 46,21,000 मार्क हो गया, और उसके बाद ये 9,88,60,000 मार्क हो गया $1 की वैल्यू। ठीक है, दिसंबर तक आते आते द फिगर हैड रन इनटू ट्रिलियंस, और अरबों खरबों में ये जो है फिगर पहुंचता जा रहा था। यानी जर्मन मार्क पेपर करेंसी की वैल्यू डीवैल्यूएशन बहुत कम हो गई। एज द वैल्यू ऑफ द मार्क कोलैप्स प्राइसेस ऑफ गुड्स सॉर्ड। और जैसे ही मार्क की वैल्यू कोलैप्स हुई, कम हुई, तो चीज़ों के दाम इस समय आसमान छूने लगे। द इमेजेस ऑफ जर्मन कैरिंग cartloads of currency notes to buy a loaf of bread was widely publicized, evoking worldwide sympathy. और इस समय जर्मनी में लोगों द्वारा गाड़ी भर भर कर पैसा ले जाकर सिर्फ जो है
ब्रेड के एक टुकड़े को लाने के बारे में बहुत सारे पिक्चर्स, इमेजेस, पेंटिंग जो है पूरे वर्ल्ड वाइड दिखाए जाते हैं और पूरी जर्मनी के लोगों के प्रति वर्ल्ड में सिंपैथी क्रिएट होती है कि जर्मनी में लोगों की स्थिति इतनी खराब हो गई कि वो गाड़ियां भर भर कर पैसा ले जा रहे हैं लेकिन अपने लिए ब्रेड का एक छोटा सा टुकड़ा ही खरीद पा रहे थे। दिस क्राइसिस केम टू बी नोन एज हाइपर इन्फ्लेशन। इस तरह की स्थिति को जो है हाइपर इन्फ्लेशन जो है कहा जाता है। अत्यधिक मुद्रास्फीति जिसको कहते हैं, तीव्र मुद्रास्फीति, अ सिचुएशन व्हेन प्राइसेस राइज फिनोमिनली हाई, एक ऐसी स्थिति जब कीमतें अचानक से बढ़ जाती है, उस स्थिति को कहते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। तो 1923 के बाद पेपर करेंसी इंट्रोड्यूस करने के बाद जर्मनी में हाइपर इन्फ्लेशन की स्थिति बन गई, यानी कंडीशंस इकोनॉमिकली बहुत ख़राब हो गई और ये कंडीशन और भी ख़राब हो गई जब द ग्रेट डिप्रेशन का ईयर आता है 1929 में। ये ग्रेट डिप्रेशन क्या था? जर्मन इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्रियल रिकवरी वर टोटली डिपेंडेंट ऑन शॉर्ट टर्म लोन्स लार्जली फ्रॉम द यूएसए। जर्मनी की ज़्यादातर जो इन्वेस्टमेंट और इंडस्ट्रियल रिकवरी थी वो अमेरिका से प्राप्त होने वाले शॉर्ट टर्म लोन पर डिपेंड करती थी, लेकिन इस समय अमेरिका में ग्रेट डिप्रेशन स्टार्ट हो गया। दिस सपोर्ट वॉज विदड्रॉन व्हेन द वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्रेश्ड इन 1929। ये जो जर्मनी को अमेरिका से लोन मिल रहा था, वो पैसा मिल रहा था, वो 1923 के बाद अचानक मिलना बंद हो जाता है क्योंकि अमेरिकी शेयर मार्केट जिसका नाम है वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज, ये नाम आपको याद रखना है, अमेरिकी शेयर मार्केट को वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज कहा जाता है, वो अचानक से बिल्कुल क्रैश हो गया क्योंकि ग्रेट डिप्रेशन की स्थिति अमेरिका में बन गई थी। फैक्ट्री शट डाउन, अमेरिका में फैक्ट्रीज बंद हो गई, एक्सपोर्ट फेल्स, उसका निर्यात बंद हो गया, फार्मर्स वर बैडली हिट, फार्मर्स की कंडीशन बहुत खराब हो गई, एंड स्पेकुलेशन विथड्रू देयर मनी फ्रॉम द मार्केट, और वो लोग जो भी मार्केट में पैसा लगा रहे थे उन्होंने अपना पैसा वापस लेना शुरू कर दिया। द जर्मन इकोनॉमी वॉज द वर्स्ट हिट, और अमेरिका की ऐसी कंडीशन हुई तो जर्मनी की स्थिति और भी ज़्यादा खराब हो गई बाय द इकोनॉमिक क्राइसिस। बाय 1932 इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वॉज रिड्यूस टू 40% ऑफ द 1920 लेवल। 1929 से 1932 तक जर्मनी का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है 40% कम हो गया। वर्कर्स लॉस देयर जॉब, वर्कर्स को जॉब मिलना बंद हो गया और वर्क पेड रिड्यूस्ड वेजेस, या फिर उन्हें बहुत कम वेजेस दिए जा रहे थे। नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड टच्ड अन अनप्रेसिडेंटेड 6 मिलियन, और जर्मनी में लगभग 60 लाख लोग जो है अनएम्प्लॉयड हो गए इस ग्रेट डिप्रेशन के समय। द इकोनॉमिक क्राइसिस क्रिएटेड डीप एंग्जाइटी एंड फियर्स इन पीपल, और इस आर्थिक जो स्थिति खराब होने की वजह से लोगों में तीव्र चिंता और डर बैठ गया था। द मिडिल क्लास स्पेशली सैलरीड एम्प्लॉयज़ एंड प्रिजनर्स सो द सेविंग डिमिनिश, पेंशनर्स, ठीक है, इस समय जो सैलरीड लोग थे और जो पेंशनर थे उनकी सेविंग खत्म हो गई। व्हेन द करेंसी लॉस्ट इट्स वैल्यू, जब मुद्रा की महत्व ही खत्म हो गया। स्मॉल बिजनेसमैन, द सेल्फ एम्प्लॉयड एंड रिटेलर्स सफर्ड एज देयर बिजनेस गॉट रुइंड, और छोटे छोटे व्यापारी, छोटे छोटे जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग थे, रिटेलर्स थे, उन सब का बिजनेस इस समय चौपट हो गया। दिस सेक्शन ऑफ सोसाइटी वर फिल्ड विद द फियर ऑफ प्रोलेटेरियनाइजेशन, एन एंग्जाइटी ऑफ बीइंग रिड्यूस्ड टू द रैंक्स ऑफ द वर्किंग क्लास, और वर्स्ट स्टिल द अनएम्प्लॉयड। और इस समय ज़्यादातर लोगों को लगने लगा कि प्रोलेटेराइजेशन की स्थिति आ जाएगी, और इसका मीनिंग ये होता है कि जब लोग सब कुछ उनका समाप्त हो जाता है और हर व्यक्ति जो है एक लेबर की तरह काम करने के लिए मजबूर हो जाता है, या फिर जो है भीख मांगने की स्थिति में पहुंच जाता है, अनएम्प्लॉयड हो जाता है, बेरोजगार हो जाता है, उस स्थिति को कहा जाता है प्रोलेटेराइजेशन। तो ये स्थिति जो है जर्मनी में लोगों की होने लगी इस ग्रेट डिप्रेशन के बाद, यानी स्थितियां बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और बिग बिजनेस वॉज इन क्राइसिस, बड़े बड़े बिजनेस भी इस समय क्राइसिस की स्थिति में थे। द लार्ज मास ऑफ पेजेंट्री वॉज अफेक्टेड बाय शार्प फॉल इन एग्रीकल्चर प्राइसेस, और इसके साथ साथ ही जो किसान लोग थे वो भी इससे बुरी तरह प्रभावित हुए क्योंकि इस समय खाने पीने की चीज़ों की कीमतें अचानक गिर गई। एंड वुमेन अनेबल टू फिल देयर चिल्ड्रन स्टमक्स वर फिल्ड विथ अ सेंस ऑफ डीप डिस्पेयर, और महिलाओं को अपने बच्चों को खिलाने के लिए भी बहुत चिंतित होने पड़ा कि वो अपने बच्चों का पेट नहीं भर पा रही थी। तो ऐसी सिचुएशन जर्मनी में हो गई इस ग्रेट डिप्रेशन के बाद, वर्सलिस की ट्रीटी और वर्ल्ड वॉर के इफेक्ट से।
ठीक है, और उसमें भी आग में घी डालने का काम किया वेमर रिपब्लिक की गलतियों ने, उसकी कमियों ने। तो नेक्स्ट है डिफेक्ट्स ऑफ द वेमर रिपब्लिक विच मेड इट अनस्टेबल एंड वल्नरेबल टू डिक्टेटरशिप। और वेमर रिपब्लिक की कमियों और गलतियों ने जर्मनी को डिक्टेटरशिप की तरफ धकेल दिया। तो इस वेमर रिपब्लिक की क्या कमियां थी? वन वॉज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। सबसे पहली कमी जो डिफेक्ट इस वेमर रिपब्लिक में था, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का। दिस मेड अचीविंग ए मेजोरिटी बाय एनी वन पार्टी अ नियर इम्पॉसिबल टास्क लीडिंग टू ए रूल बाय कोalition। इस प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की स्थिति में जर्मनी में कोई भी पार्टी जो है वो कभी भी मेजोरिटी प्राप्त नहीं कर सकती थी, और इस वजह से हमेशा जो है जर्मनी में गठबंधन सरकारें बनती थी, और गठबंधन सरकारें कभी भी अपना टर्म पूरा नहीं कर पाती थी, उससे पहले ही उन्हें रिजाइन करना पड़ता था। अनदर डिफेक्ट वाज आर्टिकल 48। दूसरा डिफेक्ट जो इस वाइमर रिपब्लिक में था वो था आर्टिकल 48, विच गिव द प्रेसिडेंट द पावर टू इम्पोज एमरजेंसी, सस्पेंड सिविल राइट्स एंड रूल बाय डिक्री। दूसरा डिफेक्ट इसमें यह था कि राष्ट्रपति को इस समय ये अधिकार था आर्टिकल 48 के अंतर्गत कि वो कभी भी देश में इमरजेंसी इंपोज कर सकता था, लोगों के नागरिक अधिकारों को सस्पेंड कर सकता था, और रूल बाय डिक्री घोषित कर सकता था। विद इन इट्स शॉर्ट लाइफ द वेमर रिपब्लिक सो 20 डिफरेंट कैबिनेट्स लास्टिंग ऑन एन एवरेज 239 डेज। और इस वेमर रिपब्लिक में इस छोटे से टाइम पीरियड में ही कोई भी गवर्नमेंट जो है 239 एवरेज डे से ज़्यादा काम नहीं कर पाई थी, और बहुत सारी गवर्नमेंट या बहुत सारे कैबिनेट्स जो है 20 डिफरेंट कैबिनेट्स इस समय चेंज हुए, मिनिस्टर्स और उनकी सरकारें चेंज हुई। पीपल लॉस्ट कॉन्फिडेंस इन द डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम, और इस वजह से लोगों का इस तरह की लोकतंत्रात्मक संसदीय शासन व्यवस्था से विश्वास उठ गया, विच सीम्स टू ऑफर नो सोल्यूशन। और लोगों को ऐसा लगने लगा कि ये इस प्रकार की जो लोकतंत्रात्मक रिपब्लिकन टाइप की गवर्नमेंट होती वो जनता की किसी तरह की समस्या को सुलझा नहीं सकती है। तो ऐसी सारी कंडीशन जर्मनी में थी। इन के साथ इस वीडियो की फर्स्ट पार्ट को हम यही समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से हिटलर जर्मनी का सर्वेसर्वा बनता है, किस तरह से वो अपनी नाजी आइडियोलॉजी को जर्मनी में इम्प्लीमेंट करता है, और कैसे जर्मनी जो है प्रथम विश्व युद्ध से अपने आप को जो है बाहर निकाल कर एक शक्तिशाली देश के रूप में उभरता है, और विश्व में पुनः द्वितीय विश्व युद्ध की परिस्थितियाँ बनती है। तो वेट कीजिएगा, अगले वीडियो में मैं आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।